अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान और आप देख रहे हैं मेरे सवाल। नाज़रीन, मेरे मुल्क की सियासत में सब कुछ अहम है सवाए इस मुल्क के अवाम के। इस मुल्क की गैर अहम तरीन मखलूक यानी अवाम की हालत देखें तो दुख, दर्द, रंज और बेबसी की कैफियत जन्म लेती है। जब अरबाब इक़्तिदार की बेहसी देखें तो ये कैफियत गमो गुस्से में बदल जाती है। पाकिस्तान इस वक्त अजीम इंसानी अलमिया का शिकार है। मुल्क के 116 अजला सैलाब में डूबे हुए हैं। सैकड़ों बस्तियां गर्क हो चुकी हैं। सैलाबी पानी के मुंह और रेलों के सामने दुकानें और इमारतें तिनकों की मानद बिखर रही हैं। सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक डूबकर हलाक होने वालों की तादाद 937 हो चुकी है। 6,70,000 से जायद घर तबाह हो चुके हैं। 3 करोड़ 30 लाख लोग छत की तलाश में हैं। बलाई पंजाब को छोड़कर जुनूबी पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के अक्सर इलाके सैलाब की लपेट में हैं। अरबों रुपए मालियत के 8 लाख से जायद मवेशी बेरहम लहरों की नजर हो चुके हैं। जो इंसान और जानवर जिंदा हैं वो खुराक और अद्वियात की किल्लत का शिकार हैं। बहुत से इलाकों में जाबहक होने वालों की तदफीन के लिए खुश्क जगह तक मुयस्सर नहीं। मीडिया और सोशल मीडिया पर आने वाली तस्वीरें और फुटेजेस देखें तो दिल खून के आंसू रोता है। कोहिस्तान में एक पत्थर पर खड़े 5 भाइयों की वीडियो वायरल है जो मदद को पुकारते सैलाबी रेले में बह गए, लेकिन कोई मदद को ना पहुंचा। ये किसी सियासतदान, जर्नैल या जज के बेटे तो नहीं थे जो हेलीकॉप्टर भेजकर उन्हें रेस्क्यू किया जाता। मेरे छोटे कायद ने कौमी इमरजेंसी का ऐलान किया। हालांकि कई इमदादी तंजीमों को सैलाब से मुतासरा इलाकों में काम करते 1 महीने से ज्यादा अरसा हो चुका है। ये तो आवाम के हालात हैं जो इस मुल्क की गैर अहम तरीन मखलूक हैं। अब इस मुल्क के कुछ काबिल जिक्र लोगों का तस्करा करते हैं। ये वो लोग हैं जो हमारे सियासी रहनुमा हैं। इन रहनुमाओं को 1 महीने तक सैलाब आने की खबर तक ना हुई क्योंकि मेरे ये रहनुमा जरूरी और अहम कामों में मसरूफ थे। मेरे छोटे कायद की वफाकी हुकूमत मेरे कप्तान और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पर केसेस बनाने में मसरूफ रही, जबकि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मेरे कप्तान के खिलाड़ी मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं पर जवाबी मुकदमा दर्ज कराने में मसरूफ रहे। इतने अहम कामों की वजह से उनके लिए सैलाब ज़दगान की मदद जैसे गैर अहम काम के लिए वक्त निकालना मुमकिन ना था। मेरे छोटे कायद और उनके वजीर खारजा जब तवील बैरूनी दौरों के बाद पाकिस्तान के दौरे पर आए तो उनकी नजर सैलाब ज़दगान की हालत ज़ार पर पड़ी। दूसरी तरफ मेरे कप्तान को जमानत मिल गई तो उन्होंने भी सैलाबज़दा इलाकों के दौरों का ऐलान किया। जिन रहनुमाओं की बेहसी से नौबत यहां तक पहुंची, अब उन रहनुमाओं की ड्रामेबाजी बल्कि रंगबाजी के मनाजिर देखने को मिलेंगे। सैलाबज़दा इलाकों के फिजाई दौरों पर करोड़ों खर्च किए जाएंगे। कुछ मुसीबत ज़दा लोगों से हमदर्दी जताने के मनाजिर रिकॉर्ड कराए जाएंगे। चैनल्स, अखबारात और सोशल मीडिया पर ढंडोरा पीटा जाएगा। रिलीफ का काम हो या ना हो, तशहीर का काम जरूर होगा। नाज़रीन, मेरे मुल्क के हुक्मरान तबकात को अंदाजा ही नहीं कि उनके इस रवैये से अवाम में कितना गुस्सा पाया जाता है। जिस तरह सैलाब अपनी राह में आने वाली हर चीज को बहा कर ले जाता है, वो ये नहीं देखता कि कौन सा मकान कितनी पीढ़ियों की मेहनत से बना है, कौन से खेत में कितने किसानों का खून पसीना एक हुआ है। इसी तरह अवामी गुस्से के सैलाब ने अगर हुक्मरानों का रुख कर लिया तो यह सैलाब नहीं देखेगा कि कौन अपनी तीसरी नस्ल की सियासत को महफूज कर रहा है, कौन 26 बरस से सियासी जद्दोजहद में मसरूफ है, कौन अपनी आने वाली नस्लों की हुकूमत की जमानत बना हुआ है। इक़्तिदार और इख्तियार के मालिकों ने अगर होश के नाखून ना लिए तो यह सैलाब सब कुछ बहा कर ले जाएगा और सवाए पछतावे के कुछ बाकी नहीं रहेगा। सवालात तो बहुत हैं, लेकिन एक ही बुनियादी और अहम तरीन सवाल है जो पूरी कौम पूछती है। इस साल हम 75वें सालाना सैलाब का सामना कर रहे हैं। क्या आवाम सिर्फ वोट डालने और डूब मरने के लिए है? इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। हमारे पैनल में आज मौजूद हैं सीनियर सियासतदान अकरम साहब, मुस्लिम लीग नून से सेनेटर अफनान उल्लाह खान साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शैला रजा साहबा भी आज हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। शेख वकास साहब, मैं आपसे सर सबसे पहले पूछना चाहूँगा, ये जो भी सूरत हाल हो रही है, क्या हमारे तमाम सियासतदानों, और मैं बिला तफरीक तमाम रहनुमाओं की बात कर रहा हूँ, क्या उनको आइडिया था कि कितनी बड़ी आफत आ चुकी है इस मुल्क के अंदर?
देखिए मंजूर भाई, बात यह है कि अगर आप जब से इस मुल्क में सैलाब आया है और सैलाब की वजह से लोग आफत ज़दा हुए हैं, और आपको पता है कि ये जानें अब सैकड़ों में नहीं, ये हज़ार क्रॉस कर चुकी हैं जो सरकारी जो फिगर है। इस सारे अरसे के दौरान आप देख लें कि इस मुल्क की हर पार्टी के सियासी लीडर क्या करते रहे हैं, उनकी तरजीहात क्या थी, उनकी प्रायोरिटीज़ क्या थी, उनके स्केड्यूल्स क्या थे, उनकी मीटिंग्स के अंदर कितनी मीटिंग डिज़ास्टर मैनेजमेंट वालों के साथ थी, कितने इजला वालों के साथ थी, क्या उतनी ही फ़िक्र से जिस फ़िक्र से वो अपनी पार्टी के वोट बैंक और अपनी पार्टी के मुस्तकबिल के लिए फ़िक्रमंद थे और स्ट्रैटेजी बना रहे थे, क्या वो पिछले 1-1.5-2 माह के अंदर उतनी फ़िक्र के साथ सैलाब ज़दा इलाकों की बेहतरी और उन लोगों को उनका जान, उनके माल, उनके मवेशी, उनकी ज़मीनें, उनकी फसलें बचाने के लिए काम करते रहे हैं? तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जो आप लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं ना, अक्रॉस द बोर्ड, तो ये बेहिसी भी हमें अक्रॉस द बोर्ड नज़र आई है, वो किसी एक पार्टी में नहीं। क्योंकि इस वक्त इस मुल्क में जो है ना जी, वो तकरीबन हर पार्टी हुकूमत में है। कोई ये कह नहीं सकती कि हम अपोजिशन में है। कोई वफाक में बैठा है, तो कोई सिंध में बैठा है, तो कोई पंजाब में बैठा है, तो कोई KPK में बैठा है। किसी न किसी हवाले से इस मुल्क की तीनों बड़ी पार्टियां कहीं ना कहीं हुकूमत कर रही हैं, और उसके बाद जो उनकी परफॉर्मेंस या जो उनकी डिलीवरेंस है उन इलाकों में जो आफत ज़दा हो चुके हैं, मतलब मेरा ज़िला जो है उसके बहुत से सैकड़ों देहात ज़ेर आब हैं। मुझे तो किसी किस्म की कोई इमरजेंसी नज़र नहीं आती, मुझे तो किसी किस्म की फ़िक्र नज़र नहीं आती। वो जो माजी में जो को फ़िक्र नज़र आया करती थी शूमिया किस्मत, इस दफ़ा वो भी नज़र नहीं आ रही है। तो आई एम सॉरी टू से इनादी तरजीहात ठीक नहीं जे, इनकी प्रायोरिटी ये नहीं है। सिर्फ नैरेटिव्स बिल्ड हो रहे हैं अगले इलेक्शन में जाने के लिए, कौन सी चीज़ हमें हेल्प करेगी ओदे उत्ते पूरी रात ला सर। वो मेरा शेख साहब मेरा सर सिर्फ एक सवाल है, अगले इलेक्शन में सर अवाम का अगर ये हाल होगा तो अगले इलेक्शन में क्या लाशों के वोट डलेंगे वहां पे? जब यहाँ पे वो खलकत ही नहीं रहेगी, अवाम नहीं रहेगी, तो वोट किससे लेने हैं? अफनानुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अफनानुल्लाह साहब, हुकूमत ने शहबाज गिल के हवाले से, इमरान खान के हवाले से, गिरफ्तारियों के हवाले से बड़ी फुर्तियां दिखाई हैं पिछले चंद हफ्तों में, लेकिन सर किधर है NDM में, किधर है आप लोगों की प्लानिंग, किधर है आप लोगों की तैयारी? आखिर तैयारी क्यों नहीं थी इन तमाम चीज़ों के लिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इस वक्त जो है वो एक सैलाब जो है वो एक बहुत बड़ा सैलाब पाकिस्तान को में आया हुआ है, और उसको काउंटर करने के लिए जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है वो दिन रात उन्होंने एक की हुई है, वो उधर पहुँचे हैं जहाँ पे सैलाब ज़दगान है। और इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हैं और जो दीगर क्या कहते हैं MNA MPAs हैं, वो अपने अपने इलाकों में जो कुछ वो कर सकते हैं, जो मैं मुस्लिम लीग नून के हिसाब से बात कर रहा हूँ, वो हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं। आज जो है वो सेनेट में भी क्या कहते हैं, चेयरमैन सेनेट के इंस्ट्रक्शंस के ऊपर तमाम जो सेनेटर्स उन्होंने 1-1 महीने की तनख्वाह जो है वो डोनेट की है। और ये बात दुरुस्त है कि बहुत सारे इदारे जो हैं वो उतने इफ़ेक्टिव नहीं हैं जितने उनको होना चाहिए था, लेकिन वो ज़ाहिर पिछले 3-4 महीने में तो जो है वो हमने उनको इफ़ेक्टिव नहीं बनाना था। जो पिछले 4.25 साल में जो इस मुल्क में मामलात रहे हैं, वो उसकी वजह से जो मसाइल पैदा हुए हैं वो आप सारे पाकिस्तान के सामने हैं। इसके अलावा जो है वो इंटरनेशनल मालियाती इदारों से $500 मिलियन की हमने जो है वो ऑर्गेनाइज़ कर लिए एक डोनेशन। उसके अलावा एक $150 मिलियन जो है वो क्लाइमेट चेंज फंड से जो है वो हम ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। तो हम जो है उसकी जो फाइनेंशियल साइड है उसको भी कर रहे हैं, ख़ुद भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। साथ जो है वो हमारी जो टीम्स हैं वो लगी हुई हैं दिन रात इसको जो है वो मैनेज करने के लिए। ये एक अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं जो है वो मतलब कि इम्तिहान है हमारे लिए, और इसके अंदर बहुत ज़्यादा तबाकारी है। इसमें अफनानुल्लाह साहब मुझे सर एक बात बताइएगा, अफनानुल्लाह साहब मुझे एक बात बताइएगा, आपकी पार्टी के ऊपर आपके अपने पार्टी के रहनुमा तनकीद कर रहे हैं, आपकी हुकूमत के ऊपर, आपके वज़ीर आज़म के ऊपर आपकी अपनी पार्टी के लोग तनकीद कर रहे हैं कि उनसे हुकूमत नहीं चल रही और जिस तरह चलनी चाहिए थी। और दूसरी बात ये कि ये जो हम बात कहते हैं ना कि जी एक अनजानी किस्म की आफत आ गई, हम लोग इसके लिए हमें पता नहीं था, कुदरत ने सब कुछ कर दिया। सर इतना एडवांस हो चुका है सिस्टम, आपके पास हर किस्म के प्रेडिक्शन करने के ज़राए मौजूद होते हैं, कितनी रेनफॉल होनी है, कब होनी है, किस इलाके में होनी है, सब कुछ प्रेडिक्टेबल है। मैं आज बैठ के टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए अगले 6 महीने का वेदर पैटर्न जो है उसको प्रिडिक्ट किया जा सकता है, लेकिन सर ये सब कुछ नहीं हुआ ना यहाँ पे।
इस चीज़ की तैयारी नहीं थी? देखिए मैं आपको ये बात बता दूं कि वेदर फोरकास्टिंग जो है ना वो जो है वो आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अमेरिका जैसी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जो है वो कटरीना आ जाता है और बहुत सारे जो है वो उधर फ्लड्स आते हैं और बड़े मसाइल जो है वो उधर होते हैं। तो ये ऐसी बात नहीं है कि अब वहाँ पे इस तरह के मामलात नहीं हैं। आप एक हद तक ही फोरकास्ट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। ये मैं ज़रूर कहूँगा कि देखें, दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि हम अगर डैम नहीं बनाएंगे, अगर एक तो उससे पानी की स्टोरेज, पानी जो है वो नहीं होगी। खान साहब डैम वाली साइड पे आते हैं सर, एक मिनट, लेट्स जस्ट स्टिक टू द पॉइंट, जरा इस पे दोबारा बात कर लीजिए। सर आपने जो अमेरिका की मिसाल दी ना, अमेरिका में आपने कहा वहाँ पे हरिकेन्स आते हैं, बिल्कुल आते हैं, उसका एक सीजन होता है, वो आते हैं, उसके अंदर आते हैं, लेकिन वो प्रिडिक्ट करते हुए सबसे पहले आबादी को वहाँ से विकेट करते हैं कि जनाब एक बहुत बड़ी आफत आने वाली है, विकेट द होल सिटीज, गेट आउट ऑफ इट, बिकॉज यहाँ पे जानी नुकसान कम से कम हो। शेख साहब प्लीज गो अहेड। शेख साहब देखिए मैं आपको सिर्फ एक बात, बहुत सारे ऐसे वाकयात बता सकता हूँ जिसके अंदर फ्लड्स और हरिकेन्स जो हैं वो आए हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ में और उधर लोग मरे हैं। ये देखें, एक मैं आपको बता रहा हूँ, वेदर फोरकास्टिंग जो है ना वो एग्जैक्ट साइंस नहीं है। वो ये नहीं है कि आपको पता होगा कि इस तारीख को इस दिन इधर जो है फ्लड आ जाएगा, इस तरह नहीं होता। जो है वो ये ज़रूर है कि मैं ये मानता हूँ कि हमें जो है अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने की ज़रूरत है, हमें अपनी वेदर फोरकास्टिंग बेहतर करने की ज़रूरत है, हमें डैम्स बनाने की ज़रूरत है, हमें अपने सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने की ज़रूरत है। ये तमाम चीज़ें तो मैं मानता हूँ, लेकिन जो है ये एग्जैक्ट साइंस नहीं है, ये आप बेशक चेक कर लें। 25 से अच्छा शेख साहब, मैं सिर्फ ये बात कर, हाँ मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, बल्कि अफनानुल्लाह भाई हैं, अजीज़ हैं, मैं सिर्फ इन्हें ये बताना चाहता हूँ कि महकमा मौसमियात ने वेल बिफोर टाइम हुकूमत पाकिस्तान को वार्न कर दिया था। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी थी कि इस दफ़ा मॉनसून जो है वो बिल्कुल अपने यूजुअल उससे ज़्यादा होगी, बल्कि बहुत ज़्यादा होगी। और वो बार बार कह रहे हैं कि हमारा काम सिर्फ बताना था, वेदर फोरकास्ट करना था कि इस दफ़ा तबाही वाली बारिशें होंगी। सवाल हुकूमत वक्त से ये बनता है, हुकूमत वफाकी हुकूमत से ये बनता है, सूबाई हुकूमत से ये बनता है कि भाई जिस वक्त महकमा मौसमियात आपको वेल बिफोर टाइम ये बता चुका है, तो उसके बाद आपने कौन से ऐसे सेफ्टी मेजर्स लिए हैं, कौन से आपने बंद थे जहां आपने सैंड बैग्स इकट्ठे कर दिए, कौन सी ऐसी जगह थी जहां पे आपने बोट्स अरेंज कर दी, कौन सी ऐसी जगह थी जहां पे आपने डीसीज को कहा कि भाई ये सारे जिले के रिसोर्सेज जो है वो अलहदा कर दो। उन्होंने तो अपना काम कर दिया, और उनका काम ये इसीलिए होता है ताकि हुकूमत उसकी रोशनी के अंदर अपने इक़दामात कर सके। यहाँ पे अफसोस की बात यह है कि महकमा मौसमियात ने तो बता दिया था, मगर आपने उनके फैसले की रोशनी में इस किस्म का कोई कदम नहीं उठाया जिससे इस तबाही से होने वाले नुकसान में कमी वाक़ई हो सकती। शैला साहिबा, ये जो गुफ्तगू आपने सुनी है, इसमें चले पंजाब के अंदर तो एक सियासी धींगा मुश्ती चल रही थी पिछले 3 महीने के अंदर, वो तो हमने सबको देखा, शायद इसी वजह से लोग वहाँ पे बिजी थे। केपी के अंदर चले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, सिंध के अंदर तो आप लोग पता नहीं कितने सालों से बैठे हुए हैं, लेकिन आप लोग भी इसके लिए पूरी तरह तैयार नहीं थे। और जो सिंध के अंदर तबाही हमने देखी है, इसी तरह लग रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी अपना होमवर्क नहीं किया हुआ था। ऐसी बात नहीं है, और हमारी 2 कैबिनेट मीटिंग जो पहले हो चुकी हैं, यानी 1 महीना पहले हमारे जो इजलास ख़त्म हुआ है हमारा 6 मुहर्रम को, और उससे पहले सबकी रेन इमरजेंसी ड्यूटी लग चुकी थी, और हम सब अपने इलाक़ों में हैं। और आपके प्रोग्राम की वजह से इस वक्त जो हमारे पास अफेक्टीज़ कराची में आए हैं 1500 सचल गोट में, उनके पास से मैं वापस आई हूँ और 10 बजे दोबारा जाऊँगी। 23 और 24 आप गूगल पे चेक करें, कराची में बारिश की कोई फोरकास्ट नहीं थी, लेकिन मंडे को फिर सुबह में एकदम एक मिनट मैंने आप तीनों की बात सुनी है, मैंने आप तीनों की बात सुनी है। नहीं उठाया कि आपकी ड्यूटियां नहीं लगी हुई थी, मैंने ड्यूटियों की बात नहीं की, मैंने हिफाजती इंतजामात की बात की। आपकी ड्यूटियां लग चुकी होंगी, बिल्कुल लग चुकी होंगी। मैं बता रही हूँ प्लीज, मैं बता रही हूँ ना, मेरी बात को भी तो एक तमीज़ चाहिए ना। आपने तमीज़ बांधी, फिर बीच में भी बोले, फिर सब हुआ, मुझे भी थोड़ी सी तमीज़ चाहिए। हमारी सबकी ड्यूटीज़ है, हमें सबको बता दिया गया था कि हैवी रेन है, लेकिन एक ऐसी जगह
जहाँ पे 25 और 30 और 40 मिलीमीटर से कभी ज़्यादा बारिश ना हो, वहाँ पे 100 मिलीमीटर, 200 मिलीमीटर, 300 मिलीमीटर, 500 मिलीमीटर, लेकिन 1500 मिलीमीटर नहीं पता थी, इसकी बिल्कुल फोरकास्ट नहीं थी। और जितनी की थी उसके हिसाब से हमने किया हुआ था। मैंने आपसे कहा कि मेरी आदत है, मैं 10 डेज़ का वेदर रोज़ देखती हूँ। तो मंडे और ट्यूसडे बिल्कुल बारिश नहीं थी, 10 बजे तक भी नहीं थी। 10 बजे के बाद एकदम जो है गूगल पे आया 100%, और मैं ऑफिस से निकल के गई। तो जहां पे ये सूरत हाल हो तो आप खुद अंदाजा कर सकते हैं। उसके बावजूद हमारे सारे लोग अपने अपने इलाकों में, और अभी हमें कहीं से इमदाद नहीं मिली है। अभी हम रेस्क्यू और रिलीफ में लगे हुए हैं। हाँ, हमारे यहाँ सबसे ज्यादा डैम बने और वो टूटे भी नहीं हैं अभी, लेकिन वो ओवरफ्लो हैं। और बारिश हुई है हमारे यहाँ, उनको अब पानी खड़े हुए को कहाँ निकाला जाए जगह नहीं है। लेकिन उसके बावजूद हमारा रोड सलामत है, जो हमने 10 साल में मेहनत की है। वरना 2010 में जब हमारे पास सुपर रेन सुपर फ्लड आया था तो दोनों दफा रोड्स बह गई थी। उस वक्त का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज होता था। एक फुटेज मैं चाहूंगा एक नहीं, बहुत होंगी, स्क्रीन के ऊपर दिखाएं। ये नहीं, मैं उसकी सैलाब की फुटेज नहीं मैं दिखा रहा, मैं एक और फुटेज दिखा रहा हूँ। ये हमारे नाज़रीन स्क्रीन पे देख रहे होंगे। ये मीर मुनव्वर अली तालपुर साहब हैं जनाब। ये स्क्रीन के ऊपर आप, मुझे नहीं पता शैला साहिबा के सामने इस वक्त टीवी है कि नहीं। ये 50 रुपए की गड्डियां हाथ में पकड़ के, मैं बता देता हूँ। ये मुनव्वर अली तालपुर साहब को जानती हैं आप, कौन है? जी मैं जानती हूँ, फरियाल साहिबा जो है हमारे, उनके हस्बैंड भी हैं जी। वो 50 रुपए की गड्डियां हाथ में पकड़ के, तो एक एक करके जो है, एक एक करके 50 रुपए जो है वो लोगों के अंदर इस तरह बांट रहे हैं। ये तज़हीक नहीं है सैलाब ज़दगान की? क्या ये मैं बताती हूँ। वो खुद कैमरा नहीं लेके गए होंगे, मैं भी आज कैमरा लेके नहीं गई, और अभी 10 बजे के बाद जाऊंगी, जब भी कैमरा लेके नहीं जाऊंगी। कुछ ख्वाहिश होती है लोगों की कि आप हमें दे दें, अदरवाइज मैं आपको बिल्कुल जिम्मेदारी से बता रही हूँ, एक मिनिस्टर की हैसियत से बता रही हूँ। 10,000 से ज्यादा इस वक्त मचियारी में लोग जो हैं वो बेघर हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि हमें खाना नहीं चाहिए, खाना हमें मिल रहा है। कुछ चादरें और कपड़े दे दो कि एक एक कपड़ों में हम अपने घर से निकलें। जो नौशेर फिरोज के लोग इधर आए हैं उन्होंने भी कहा कि खाना वगैरह हमें सब मिल रहा है, लेकिन हमें चादर और कपड़े चाहिए। तो कुछ ख्वाहिश होती है कि जी कुछ पैसे दे दें, या बच्चे होते हैं तो दे देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आज मुझसे भी कुछ लोगों ने कहा कि यदि कुछ शेयर खरीदेंगे तो बच्चों के लिए पैसे नहीं है। बच्चे नहीं है शैला साहिबा, ये अच्छे मैं तो देखा नहीं ना, मैंने देखा नहीं। हाँ, दे दिए होंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। और जरूरी नहीं है, नहीं, मुझे कोई मसला नहीं है, जरूरी नहीं है कि वो ये पैसे बांटने के लिए लेके निकले हो। दे दिए, किसी ने फोटो बना लिए। आपको अंदाजा नहीं है, इस वक्त हमें कहीं से भी कोई मदद नहीं आई है, और उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह ये नहीं कहा जा रहा कि लोग भूखे मर गए। हमारे साथ पूरी एक चेन बन चुकी है, चाहे वो कराची चैम्बर हो, चाहे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हो, क्योंकि ये नेचुरल डिजास्टर है और नेचुरल डिजास्टर का मुकाबला अकेले हुकूमत नहीं कर सकती। अल्हम्दुलिल्लाह, जरूरी नहीं है कि वो बांटने निकले हों। डिजास्टर्स के लिए शैला साहिबा, नेचुरल डिजास्टर्स के लिए पहले से तैयार हुआ जाता है, यही तो डिस्कशन हो रही है। जी हम पहले से तैयार थे, लेकिन हम पहले से तैयार थे, लेकिन किसी सूबे में हर खानदान के हिसाब से टेंट नहीं होता। इस वक्त तक हमने किसी दूसरे सूबे से खाने की चीज नहीं मांगी है। हमारे अपने राशन से जो सूबे में मौजूद है पक के लोगों को बट रहा है, पका के खाना दिया जा रहा है, पका के खाना दिया जा रहा है। आपको महकमा मौसमियात ने, आप कह रही हैं, आपको सुने मेरी बात, इतनी नहीं थी, इतनी फोरकास्ट नहीं थी, प्रेडिक्शन नहीं दी थी, इतनी नहीं थी, प्रेडिक्शन मौजूद थी, नहीं थी, मौजूद थी, प्रेडिक्शन मौजूद थी, प्रेडिक्शन मौजूद थी। देखिए प्रेडिक्शन मौजूद थी। वकास अकरम से ज्यादा मैं सिंध में रहती हूँ और मुझे मालूम है सिंध में कितनी बारिश होती है। मामूल से ज्यादा का मतलब था कि जहां 100-200 हुई है वहां 400 हो जाएगी, 500 हो जाएगी, 1500 नहीं होनी थी। अफनान साहब मेरी बात को समझे, हमने बहुत ज्यादा डैम बनाए सिंध में, वो सारे फुल है। पॉइंट आ गया पॉइंट ना, आ गया पॉइंट। अफनान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, ये द न्यूज़ की खबर है 7 जून 2022 की। पाकिस्तान लाइकली टू रिसीव अबव एवरेज रेनफॉल दिस मानसून। ये PMD का क्या कहते हैं वो है। इसके अंदर लिखा हुआ है कि 140.8 mm जो है ना वो इतनी रेन हो सकती है, 140.8 mm रेन हो सकती है, मगर इसमें ये नहीं लिखा हुआ कि कोई फ्लड्स आने वाले हैं। तो ये था कि अबव मोर देन अबव जो है वो जो रेन हो
होनी थी, लेकिन ये नहीं था कि फ्लड्स आ जाएंगे। देखिए मैं ये बात फिर भी मानता हूँ कि हमें अपने सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। हम जब हमारे मुल्क का जो के अंदर जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, सिविल इदारे नहीं डेवलप होंगे, ये मसाइल ऐसे ही रहेंगे। ये फंडामेंटली एक पॉलिटिकल इशू है जो पिछले 75 साल से चल रहा है, जिसके अंदर जो मुसलसल जो डिस्टेबिलिटी है उसकी वजह से जो है वो इन्वेस्ट नहीं हो पाता। ठीक है खान साहब, ये जो पॉलिटिकल इशू है ना, मैं जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे सवाल किया था कि पॉलिटिकल इशू तो तब होना कि एक पॉलिटिकल पार्टी का दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से प्रॉब्लम चल रहा हो, बट द प्रॉब्लम लाइज इन योर ओन पार्टी राइट नाउ। मुस्लिम लीग नून खुद इस वक्त जो है वो डिवाइडेड नजर आ रही है। नाज़रीन, मैंने एक ब्रेक लेनी है और बाद लंदन से हमारे जो नुमाइंदे हैं वो हमें कौसर काज़मी साहब हमें ज्वाइन करेंगे और लंदन में क्या पकड़ा है इस वक्त, क्योंकि पिछले 24 घंटे से जो है वो ये खबरें आ रही हैं कि नून लीग के अपने अंदर जो है वो सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। रियलिटी क्या है, क्या गलत रिपोर्ट हो रहा है या वाकई सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, लंदन से रिपोर्ट लेंगे। हमारे नुमाइंदे हमें ज्वाइन करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे थे सैलाब ज़दगान के लिए अब तक हमारे हुक्मरानों ने क्या कुछ किया है, सियासतदान आखिर क्या काम कर रहे हैं। तो सियासतदानों की आपस की लड़ाइयाँ भी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती और पिछले 24 घंटे के अंदर ये रिपोर्ट होना शुरू हुआ कि नवाज शरीफ साहब भी शहबाज शरीफ साहब की परफॉर्मेंस से ज़्यादा मुतमिन नहीं है और एक सीनियर सहाफ़ी ने ये सब कुछ कहा नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करने के बाद। ये सारी बातें उन्होंने कही। लंदन से कौसर काज़मी साहब हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। असल कहानी क्या है, पिछले जुम्मे को ये मुलाकात हुई थी। जुम्मे की जो अंदरूनी कहानी है इस मुलाकात की वो उनसे ज़रा जानने की कोशिश करते हैं, फिर हम मज़ीद आगे बात करेंगे। कौसर साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। सर, ये जुम्मे की मीटिंग में हुआ क्या था? नवाज शरीफ साहब ने क्या वाकई शहबाज शरीफ साहब से नाराजगी का इजहार किया? मंसूर, जुम्मे को जब ये मुलाकात हुई थी एक सीनियर सहाफ़ी जिन्होंने एक निजी टीवी पे बड़ी मुफस्सल गुफ्तगू की कि मियां नवाज शरीफ जो हैं वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कुछ ज़्यादा खुश नज़र नहीं आते। मैं भी उस मीटिंग में मौजूद था जी। कुछ दीगर सहाफ़ी, आप के एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं लंदन में, वो भी उस महफिल का हिस्सा थे। तो किसी किस्म की ऐसी गुफ्तगू मंसूर नहीं हुई वहाँ पे जिसमें या ये तासुर भी दिया गया हो मियां नवाज शरीफ की जानिब से कि जो शहबाज शरीफ है उनकी कारकर्दगी से या उनकी जो सियासी जो उनके जो मामलात हैं उनसे मियां नवाज शरीफ नाखुश हैं। अलबत्ता मिफ्ता इस्माइल को लेके जो महंगाई के हवाले से गुफ्तगू वो अक्सर करते रहते हैं। गाए बगाए हमारी भी मुलाकातें उनसे होती हैं, अक्सर मुलाकातें कहें तो वो गलत नहीं होगा मंसूर। हमेशा वो इस बात पे नजर आए मियां नवाज शरीफ के शायद जो मिफ्ता इस्माइल हैं वो उस तरीके से चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर रहे और जो बोझ है महंगाई का, पेट्रोलियम मसनूआत का, उस पर कोई उनका ज़्यादा जो है वो कंट्रोल नज़र नहीं आ रहा। महंगाई को लेके वो हमेशा नाखुश नजर आए, लेकिन अपने भाई के हवाले से जिस तरह की गुफ्तगू कल प्रोग्राम में की गई, उस मुलाकात में हम शरीक थे। किसी भी किस्म की कोई ऐसी बात मियां नवाज शरीफ ने नहीं की। उन्होंने एक ट्वीट के जरिए उसकी तरदीद भी कर दी। जो उनके हवाले से एक बयान मंसूब किया गया, नसीहतें मंसूब की गई कि आप जाएं और शहबाज शरीफ को समझाएं, उन्होंने हर चीज़ की कल तरदीद कर दी मंसूर। अलबत्ता ये ज़रूर है कि जिस तरह कहा गया उस प्रोग्राम के अंदर कि मियां नवाज शरीफ कोई खत लिखना चाह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को, बिल्कुल सच है जी। इस हवाले से उन्होंने ये नहीं कहा था कि मैं लिखने जा रहा हूँ, ख्वाहिश का इजहार किया था उन्होंने कि जिस तरह की अदालती नाइंसाफ़ी उनसे की गई, जिस तरह उनको सजाएं दी गई। शौकत अजीज सिद्दीकी का वो अक्सर हवाला देते हैं और आजकल भी उन्हीं का हवाला देकर मियां नवाज शरीफ ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से ये बात की जाए, उनको ये कहा जाए कि हर बात पर जिस तरीके से वो 100 मोटो लेते हैं, तो क्या एक मुअज़्ज़ज़ जो जज है जस्टिस जो शौकत सिद्दीकी हैं वो बयान दे रहे हैं, तो क्या इस पे 100 मोटो नहीं बनता? बड़े एक दर्दमंदाना अंदाज में वो गुफ्तगू कर रहे थे मंसूर, और उन्होंने ये भी कहा लेकिन कौसर अगर ये कहा जाए कि अभी तक फिलहाल सोचा जा रहा है लेकिन मियां साहब की फिलहाल वापसी का कोई चांस फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा, क्या ये कहना दुरुस्त होगा?
देखें जी, जो हमारी मालूमात हैं, जो अक्सर हम यहाँ मुलाकातों में जो नताइज हमने अखज़ किए हैं मंसूर, वो तो बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है कि इलेक्शन अगर कबल अज़ वक्त होते हैं या वक्त पे, मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान इलेक्शन से बिल्कुल पहले होंगे। लेकिन ये जो बयान था अदालत को ख़त लिखने का, इसके हवाले से आज भी बड़ी मुफस्सल गुफ्तगू हुई मियां नवाज शरीफ से। तो उन्होंने कहा जी मेरा हक बनता है, या आप लोग बता दें कि मैं अपनी फरियाद लेके किसकी तरफ जाऊँ। इस पर बिल्कुल मशावरत हुई है। मशावरत का अमल हुकूमत पाकिस्तान से हमारा रहता है। शहबाज शरीफ हों या दीगर जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो PMLN के जो अरकान हैं, वो मियां नवाज शरीफ से फ़ोन पर रब्ता रखते हैं और उनसे हर मामले में मशावरत ली जाती है। मैं आपको मंसूर आपके हवाले से भी बताऊँ, क्योंकि सियासी बैठक होती, सियासी गुफ्तगू होती है, साफ़ी यहाँ पे खबर की जो है वो मतलाशी होते हैं। आपके हवाले से आपने कोई वीलॉग किया था कुछ दिन पहले मरियम नवाज को मिलने वाले एक बैग को लेकर, तो उस हवाले से भी यहाँ पे गुफ्तगू हुई। तो मियां नवाज शरीफ ने बड़े ऐसन अंदाज में ये कहा कि किसी भी साफ़ी का ये हक बनता है कि वो तनकीद करे। लेकिन इस वीलॉग के हवाले से जो खबर आपने दी, उस वीलॉग के अंदर उस हवाले से मियां नवाज शरीफ का ये कहना था कि मरियम को जो भी मुलाकातें उनकी होती हैं, तमाम अहवाल से वो मुझे आगाह करती हैं। अगर कोई तोहफा तोहफ इस तरह मिला होता उनको, मुझे वो ज़रूर आगाह करती। तो यहाँ पे जो है वो गलती हो गई है खबर के हवाले से। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया कौसर काज़मी साहब आपका। नाज़रीन, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे। शेख वकास अकरम साहब, ये आपने सारी गुफ्तगू सर सुनी। कौसर साहब तो ये कहते हैं कि जी मियां साहब की, बड़े मियां साहब की छोटे मियां साहब के साथ कोई नाराज़गी नहीं है, बल्कि उन्होंने ये कल ट्वीट भी किया। लेकिन मिफ्ता इस्माइल साहब की परफॉर्मेंस से जो है वो बड़े मियां साहब भी जो है वो ज़्यादा खुश नहीं है। तो सर, ये मिफ्ता इस्माइल साहब को किसी और ने लगाया हुआ है या शहबाज शरीफ साहब ने वज़ीर ख़जाना लगाया था? देखें मंसूर भाई, ये तो अब क्योंकि वहाँ लंदन बैठे थे और ऑब्वियसली लंदन मियां साहब को मिलते होंगे, और मुझे इनकी गुफ्तगू से अंदाज़ा हो गया है, जैसे इन्होंने आपकी ख़बर को भी रिबट किया है बड़े वसूख के साथ। तो मैं ये समझता हूँ, आई डोंट नेसेसरीली हैव टू एग्री विद हिम जस्ट बिकॉज ही इज़ सिटिंग इन लंदन। लेट मी से कि एक तो मिफ्ता को लगाने वाले मियाँ शहबाज शरीफ, दूसरी बात यह है कि अभी एक जो कल तलाल ने और आबिद शेर अली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये दोनों साबका स्टेट मिनिस्टर जो PMLN के हैं, जो कि मरियम बीबी की वंड में आते हैं, मियाँ शहबाज शरीफ की वंड में नहीं आते हैं, इतना तो आपको भी अंदाज़ा होगा। और मैं ये समझता हूँ कि मेरे इन दोनों भाइयों का को वाया ही कोई नहीं है कि जब तक इनको थापड़ा ना हो, या कम से कम स्पिरिट ऑफ दी, वो कहते हैं ना, सेंस ऑफ द हाउस ये ना हो, तब तक वो इस किस्म की गुफ्तगू कर सके कि अपने प्राइम मिनिस्टर को नून लीग के दो साबका वज़रा जो हैं, जो अभी तक नून लीग में हैं, वो अपने प्राइम मिनिस्टर को, नून लीगी प्राइम मिनिस्टर को बराह रास्त मुखातिब कर रहे हैं, यानी कि देयर एक्सेस टू देयर प्राइम मिनिस्टर हैज़ बिन रिस्ट्रिक्टेड और बी रिस्ट्रेंड। सो दैट मीन्स कि ये थापड़े के बगैर नहीं है। और वो जो डिवीजन्स है, जिनकी स्पेकुलेशंस बहुत सालों से चल रही हैं और नून लीग उसको डिनाई करती चली आई है, इनके एक्शन से ये बिल्कुल वाज़े हो चुका है। मैं ये समझता हूँ कि मिफ्ता पे नाराज़गी ही गवर्नमेंट पे नाराज़गी है, और गवर्नमेंट पे नाराज़गी ही मियाँ साहब पे नाराज़गी है। और मेरे ख्याल में हर सेन एलिमेंट जो है वो नून लीग का, मियाँ साहब तो बहुत बड़े लीडर हैं और कायद हैं इस पार्टी के, नून लीग का आम वर्कर भी इस वक्त बड़ा परेशान है। जैसे कि आबिद शेर अली कल कह रहा था कि हम मुंह दिखाने जोगे नहीं हैं, हम हल्कों में जाने जोगे नहीं हैं, हम एहतजाज में आवाम के साथ मिल जाएंगे। तो ये एक सेंटिमेंट नून लीगी वोटर का मौजूद है। और मैं ये समझता हूँ कि इसके बाद ये आपके लंदन वाले दोस्त की बात में कोई इतना दम नहीं रह जाता। और बात यही है कि वो नाराज़गी भी है, वो डिवीज़न भी है। और हम तो देखें ना, हम अंदर के जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है, या जो इनकी ट्वीट्स और जो इनकी गुफ्तगू, ये अब मुझे आप बताएं कि वो जी ऐसे हुआ कि वो जो तेल की प्राइस हाइक हुई है ना, उसके ऊपर मियाँ साहब बड़े नाराज़ थे, बड़े नाराज़ हुए और उठ के नाराज़गी से कमरे से चले गए। भाई क्या, मैंने पिछली दफ़ा भी आपसे पूछा था भाई क्या गिरफ्त जो है वो, एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि मियाँ नवाज शरीफ वो आदमी है जब वापस आएंगे तो हर शय ठीक हो जाएगी, इमरान खान नाल भी असी मुकलांगे और PTI नाल भी असें मुकलांगे, आ लैण दो मियाँ नवाज शरीफ नूं। और दूसरी तरफ आप मियाँ नवाज शरीफ की इतनी सी भी बात नहीं मानते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ को नाराजगी से शेख साहब मुझे इजाजत दीजिए, मियाँ नवाज शरीफ की गिरफ्त इतनी कमजोर होगी? सर वो सेंटर अफनानुल्लाह खान साहब भी इस पे मेरे ख्याल में कमेंट करना चाहेंगे। जारी बात है, उनकी पार्टी की बात हो रही है। मुझे नाज़रीन एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक पे चले। अभी थोड़ी देर पहले कौसर काज़मी साहब ये कह रहे थे कि जी बड़े मियाँ साहब का ये कहना है कि नहीं जी, अगर मरियम नवाज़ ने कोई तोहफा लिया होता तो हमें पता होता। ये बात आप जाके अपनी सोशल मीडिया टीम से पूछिए, क्योंकि ये खबर उन्होंने दी थी, ये खबर मैंने नहीं दी, आपकी अपनी सोशल मीडिया टीम ने दी है।
जिसके अंदर उनको एक अदद बैग पकड़ाया जा रहा था। ये तस्वीर उन्होंने ट्वीट की थी। तो या तो वो इतने नालायक हैं तो फिर उनको फायर कर दीजिए, या उनसे जाके पूछिए कि आप लोगों ने इस तरह की तस्वीर ट्वीट क्यों की। मजीद बात करते हैं एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले बात हो रही थी लंदन और पाकिस्तान के दरमियान आखिर क्या हो रहा है मुस्लिम लीग नून के हवाले से। शेख वकास अकरम साहब ये फरमा रहे थे कि इंप्रेशन तो यही दिया जाता है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन मिफ्ता इस्माइल साहब के हवाले से जो हमारे नुमाइंदे वहाँ पे मौजूद थे, कौसर काज़मी साहब, उन्होंने भी कहा कि मियाँ साहब उनकी परफॉर्मेंस से ज़्यादा खुश नहीं हैं। सेनेटर अफनान साहब, ये अगर मिफ्ता इस्माइल साहब के साथ इतनी नाराज़गी है और बड़े मियाँ साहब इतने खुश नहीं हैं, तो ये किस तरह फिर अभी तक काम कर रहे हैं? आखिर इनको हटाया क्यों नहीं जा रहा अगर बड़े मियाँ साहब इतने नाराज़ हैं उनके काम से? देखिए, बात यह है कि मुस्लिम लीग नून जो है उसने बहुत मुश्किल टाइम पे पाकिस्तान की इकॉनमी को माजी में संभाला है। मिसाल के तौर पे जब न्यूक्लियर धमाके हुए थे, आपको याद होगा कि उस वक्त हालात मुल्क के बहुत ज़्यादा ख़राब थे। इसके बावजूद जो है वो हमने मुल्क की इकॉनमी को भी स्टेबलाइज़ किया और जो है वो इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल में रखा। फिर 2013 से 2018 का अगर आप हमारा दौर उठाएं तो उसमें एवरेज इन्फ्लेशन 4 से 5% रही। हालांकि शुरू में जब हम आए थे तो हालात काफ़ी ख़राब थे, रोज़ाना बम धमाके होते थे, अपना कराची में लाशें गिरती थी और बड़े लोड शेडिंग का इशू था। इसके बावजूद हमने आवाम पे जो है वो उसका बोझ डाले बगैर मामलात को चलाया। अब बात यह है कि ये सारा काम जो है इसका सेहरा जाता है इसहाक डार साहब को और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को, और जिन लोगों को ये काम करना आता है वो पाकिस्तान से बाहर हैं और उनको जो है वो वापस जो उनके ऊपर जो है यहाँ पे झूठे केसेस बनाए हुए हैं। जैसा आपको मालूम है, जिन जजों ने फ़ैसले दिए थे वो जज कहते हैं हमसे ये फ़ैसले लिए गए, और अफसोस की बात यह है कि और जगहों पे तो बड़ी फुर्तियाँ दिखाई जाती हैं, मगर इस जगह के ऊपर जहाँ पे एक जाली फ़ैसला दिया गया है वो आज तक ख़त्म नहीं हुआ, कई साल गुजर गए। इसके ऊपर जज खुद कहते रहे। फिर जस्टिस सिद्दीकी ने जो बात कही वो भी सारे दुनिया के सामने। तो जो अब ये मामला है, क्या कहते हैं, अब जब भी मुल्क के हालात फिर आपके जो है वो ख़राब ही होंगे जब आपके मुल्क के अंदर जो लोग जिनको ये काम करना आता है, महंगाई को कंट्रोल करना, ये मिफ्ता इस्माइल साहब आपकी मुल्क के अंदर जो है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व लाना। हाँ, मतलब ज़ाहिर है हमारी जो चॉइस है, फर्स्ट चॉइस है, वो तो इसहाक डार साहब है। अब ज़ाहिर है वो जब नहीं उनको आने दिया जाएगा, उनको ऊपर जो है वो केसेस बना दिए जाएंगे झूठे, तो ज़ाहिर है फिर उसकी इम्प्लीकेशन जो है वो ये है कि अब पूरी कौम भुगत रही है इसके ऊपर, और वो जो है वो तो अच्छा ठीक है, और ठीक है, मैं समझ गया। खाली ये नहीं है, क्या कहते हैं, पूरी पार्टी के अंदर इसके ऊपर वो है। बिल्कुल ठीक। शैला रजा साहिबा, आपको भी लगता है जी मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं वो इनकी चॉइस नहीं मजबूरी है? अफनान साहब तो कहते हैं ऐसा ही है। अच्छा, मैं पहले, क्योंकि आपने तो ख़त्म कर दिया हमारा रेन फैक्ट्रीज का टॉपिक, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि आपके चैनल के तवज्जुह से बात करूँ। अभी रेस्क्यू और रिलीफ हम कर रहे हैं, अभी रिहैबिलिटेशन पे नहीं गए हैं। खाना तो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, किसी तरह रेस्क्यू भी हो रहा है, लेकिन क्योंकि ये सब लोग एक एक जोड़े में एक एक तन के कपड़े में निकले हैं, तो मैं आपके चैनल के तवज्जुह से ये लोगों से अपील करती हूँ कि कपड़े, चादरें, साबुन और तेल, ये चीज़ें अपने करीब तरीन जो लोग हैं आपके इलाके के उन्हें पहुंचाएं, वरना जिन पे आप एतमाद करते हैं कि वो लोग काम कर रहे हैं उनको दें ताकि इन लोगों तक पहुंचें प्लीज़। ये बहुत ज़रूरी है। और कपड़ों को एक डिग्निटी से कि ख़वातीन के कपड़े हैं तो उसको एक शॉपर में करके उस पर लिख दें, और मर्दों के और बच्चों की बहुत कपड़े और जूते वगैरह, चप्पल, ये सब हमें ज़रूरत है। शैला साहबा, मेरा तो टाइम कम है, आखिरी 30 सेकंड से प्लीज़ उस सवाल का जवाब दे दीजिएगा। मैं ये समझती हूँ कि देखिए, ये इनका इंटरनल मामला तो हो सकता है, लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी की गुफ्तगू मैंने सुनी थी और उसके हिसाब से अभी तो जो पहला माहिदा है उसको रिव्यू भी कराया, और उसके बाद से जो माहिदा हुआ हुआ है उसके अकॉर्डिंग वो काम कर रहे हैं शाहिद खाकान अब्बासी की गुफ्तगू के मुताबिक। और वो एक पढ़े लिखे आदमी है, मुझे नहीं मालूम कि क्या चीज़ क्या होनी चाहिए थी, लेकिन अगर पहला माहिदा ये मौजूद है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे लेवी 30 रुपीज़ पर लीटर से 50 तक ले जानी है, तो उस माहिदे को खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया शैला साहिबा आपका। सेनेटर अफनान उल्लाह खान कासिम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, तीनों मेहमान हमारे साथ मौजूद थे। सेनेटर अफनान साहब फरमाते हैं मिफ्ता इस्माइल हमारी चॉइस नहीं बल्कि मजबूरी है,
लेकिन मुस्लिम लीग नून को ये सोचने की ज़रूरत है कि अवाम ने जब वोट डालना होता है तो उसके पास सिर्फ चॉइस ही चॉइस होती है, मजबूरी कोई नहीं होती। तो अपनी चॉइसेस पे ध्यान दीजिए कि ये ना हो कि फिर अवाम की चॉइस जो है वो कुछ और बन जाए। कल दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।